वेलकम टू जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। मोदी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। इसमें कुछ चीजों को सस्ता किया गया, कुछ को महंगा किया गया है। मोदी सरकार ने बजट में सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। सबका साथ सबका विकास का विजन साफ दिखाई दिया और फोकस में रहा है आम आदमी। लेकिन क्या आपके सपने साकार हुए हैं? मैडम स्पीकर, I beg to present a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2014-15. बजट से पहले शायद ही किसी सरकार से इतनी उम्मीदें रही होंगी। हर किसी को अपने हिस्से, खुशियां और अच्छे दिनों का इंतजार था। सबसे पहले देखिए आम आदमी के हिस्से में क्या आया। इनकम टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं होम लोन टैक्स छूट भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए 3 लाख तक की आमदनी फ्री होगी। वहीं 80C के तहत टैक्स छूट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। पीपीएफ में निवेश सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात युवाओं की, क्योंकि ये वही हुआ है जिन्होंने मोदी सरकार को सराखों पर बैठाया था। युवाओं के लिए नए IIT और IIM खोलने का प्रस्ताव है। वहीं जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल में IIT खुलेंगे। रोजगार देने वाले मनरेगा में बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं 2022 तक सभी को घर का सपना दिखाया गया है, जिसमें ज्यादातर युवा परिवार होंगे। सरकार ने इंश्योरेंस में भी FDI 49% करने का प्रस्ताव किया है, जिससे रोजगार बढ़ेगा। 100 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए 7,060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं डिफेंस में FDI 49% करने का प्रस्ताव है। ये वो फैसला है जिससे निवेश बढ़ने का सीधा असर रोजगार से होगा, क्योंकि इनसे नौकरियां बढ़ेंगी। अब बात किसानों की। किसानों को ब्याज में 3% छूट जारी रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री सिंचाई स्कीम के लिए 1,000 करोड़ और साथ ही किसान विकास पत्र योजना फिर से शुरू करने और किसान टीवी लॉन्च करने की योजना है। और अब बात इंडस्ट्री की, क्योंकि ये वही इंडस्ट्री है जो पिछले कई सालों से सरकार पर सुस्ती का आरोप लगा रही थी। इंडस्ट्री को मोदी सरकार ने GST का मामला जल्द सुलझाने की उम्मीद दी है। सभी रेट्रोस्पेक्टिव मामले पर सरकार कमेटी बनाकर विचार करेगी। डायरेक्ट टैक्स कोड को सुलझाने के लिए नया फॉर्मूला। वहीं SEZ की दोबारा समीक्षा की बात कही गई है। FMC को और अधिकार देने की बात कही गई है। वहीं FCRA बिल पास कराने पर जोर दिया गया है। 24 घंटे बिजली देने के लिए पावर प्लांट्स के लिए कोयला देने का इरादा जताया गया है। मोदी सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या आपके सपने हुए साकार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Continue to be watchful. और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हीरानंदानी ग्रुप के MD निरंजन हीरानंदानी जुड़ रहे हैं। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी बिजनेस पर। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज मोदी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। ओवरऑल आप इस बजट के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि 45 दिन के अंदर इन्होंने जो बजट पेश की है वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है, क्योंकि कोई भी इतना सोच नहीं सकता है कि इतने पगले वो ले सकते हैं। जहां वो दृष्टिकोण दिखाया है और जो डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं वो क्लियर कट हो गए। कितने लाइन में उन्होंने क्लैरिटी दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ गए हैं, इंडिविजुअल होम लोन्स के वहां दिया है, इंटरेस्ट के ऊपर सबवेंशन दिया है, SEZ को रीइंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो मेरे अंदाज से जो स्टेप्स लिए हैं, एक पगला ऐसे लिया है कि 2022 तक वो अपने अफोर्डेबल हाउसिंग की जो आंकड़े हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश की है। Of course, many things are remaining to be done और काफी इस पगले और लेने पड़ेंगे in order to achieve this objective, but great steps in a new direction. Niranjan ji, what about housing projects? How housing projects are going to be benefited after this budget? मेरे अंदाज से पहले तो आप देखिए, जो घर खरीदते हैं उनके लिए जो ब्याज देना है उसके ऊपर एक बेनिफिट मिल गया है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक। दूसरे आप देखिए कि जो कम जो इंटरेस्ट सबवेंशन नेशनल हाउसिंग बैंक देंगे, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि जो ब्याज के ऊपर आप लोन लेते हैं वो लगभग दूसरे लोनों से 1 to 2% कम ब्याज में होगा। और आप ये टोटल डिडक्शन देखेंगे, जो छोटे मकान लोग लेते हैं उनको काफी राहत होगी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम अबाउट 7.5 to 7 to 8% मैक्सिमम।
तो मेरे अंदाज से इन्फ्लेशन सपोज अब तक 7-8% रहा है, तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट बिकॉज अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इज कवरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग. सो आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ benefit on that end. What has not come about is the removal of service tax. सर्विस टैक्स अभी जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन मकान खरीदते हैं, तो अप टिल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यू हैव टू पे a 12% सर्विस टैक्स. This was expected to go, but if the building is ready for occupation, you have to pay no service tax. I think this was expected to go, and some other things also were expected. वो नहीं हुए, but hopefully in the next budget those things will be rectified and things will move forward. और जिस तरीके से होम लोन में भी छूट दी गई है, कैसे वो जो आम आदमी की जेब पर असर डालेगी? मेरे अंदाज से जो छोटे घर लेते हैं, आम आदमी हैं जिनकी लिमिट है खरीदने में, वो उनको तो काफी बेनिफिट मिल जाता है. लेकिन जो ग्रोथ एरिया है उस पर अब तक कैसे वो इंसेंटिवाइज करेंगे छोटे मकानों बनाने के लिए, उन्होंने कुछ इसमें बजट में नहीं आया है. सो इफ ए मोर इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड, दे हैव शोन 2 अदर रूट्स. वन इज रीट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जहां जो रेंटल हाउसिंग है या रेंटल कमर्शियल एरियाज है या रेंटल आईटी है, तो उनको लिक्विडिटी देने के लिए उन्होंने रीट का एक रास्ता निकाला है. सेबी ने रूल्स इसमें दिसंबर में क्लियर किया था, तो उन्होंने एक पास थ्रू अभी पास कर दिया है. जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ भी हमारे साथ जुड़ रही है, चंदा कोचर. चंदा कोचर जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर. इस बजट को आप किस तरीके से देखती हैं और इसको आप अर्थव्यवस्था के लिए कैसे बेहतर बजट मानती हैं, ये बताएं. आई थिंक जहां तक कि इंटेंशंस का सवाल है, ये बजट काफी खरी उतरी है. बहुत अच्छे और क्लियर इंटेंशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिससे कंट्री को वापस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पाथ पर लाया जाए. बस अब हमें यही देखना है कि इन सभी इंटेंशंस के पीछे डिटेल्ड डिसीजन मेकिंग और डिटेल्ड एक्शन प्लान हो जाए. बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% को आप किस तरीके से देख रही हैं? इसका सेक्टर पर किस तरीके से डायरेक्ट असर होने वाला है? काफी खुशी की बात है, क्योंकि ये मच अवेटेड डिसीजन था, और इससे अगेन एक और सेक्टर ओपन हो जाता है जहां पर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं. और रूरल हाउसिंग को सरकार ने बढ़ावा दिया. छोटी अवधि में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद कम है, तो आप सरकार के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रूरल हाउसिंग में है वो ये है कि वो अफोर्डेबल होनी चाहिए और उसकी सप्लाई होनी चाहिए. सो आई थिंक जो मेजर्स अनाउंस किए गए हैं उससे हम इस बात का होप कर सकते हैं कि गुड क्वालिटी अफोर्डेबल हाउसेस की सप्लाई बढ़ेगी. वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत और अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, बट अगर सप्लाई बढ़े तो उससे एक्चुअली अफोर्डेबिलिटी इटसेल्फ इंक्रीज होती है. तो सप्लाई बढ़ेगी तो अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज होती है. बहुत शुक्रिया चंदा कोचर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो एमडी और सीईओ आईसीआईसी बैंक की चंदा कोचर हमारे साथ बनी हुई थी, और निरंजन हीरानंदानी भी जो कि एमडी हैं हीरानंदानी ग्रुप के, लगातार हमारे साथ बने हुए बजट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. सर्विस टैक्स में इस बजट में क्या कुछ खास है एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ कॉमन मैन? मेरे अंदाज से ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां एजुकेशन, जहां हर क्षेत्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ावा दिया है. रिपोर्ट्स देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पानी के ऊपर है, स्मार्ट सिटीज पर है, वाईफाई के ऊपर है. इन्होंने पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर दिया हुआ है. एक हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेजेस में के हिसाब से उनको लॉन्ग टर्म फंडिंग भी मिल जाएगी, लेकिन हाउसिंग को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अब तक नहीं दी है. वो भी हमारी एक मांग थी, लेकिन वो सरकार ने नहीं दी है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देने के कारण मैं समझता हूं कि you will get better water supply, better transport, better communication, better all facilities जो हमें देश में हमें चाहिए, और जो
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट पर काफी जोर आ जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ आ जाएगी एंड ऑटोमेटिकली इनकम लेवल्स ऑफ एवरीबॉडी विल गो अप। आई थिंक वो एक पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड डायरेक्शन दिखाएगा। हीरानंदानी जी, होम लोन पर जो टैक्स छूट दी गई है उसको कैसे आप देखते हैं? होम लोन्स पर जो अमाउंट किया इंक्रीज किया है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपया की है। हमारी मांग तो 5 लाख की थी, लेकिन एक डायरेक्शन उन्होंने दिखाई है कि हमें इस क्षेत्र में हमको एक बेनिफिट देना है। लेकिन ये 1.5 लाख की अमाउंट 12 साल पहले की थी और अमाउंट जो अभी इंक्रीज हुआ है स्पेशली मेट्रोज में 20 लाख में आपको घर नहीं मिल सकता। 20 लाख के लोन पर आपका 2 लाख रुपए की बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमें जो लोन लेना पड़ता है वो ज्यादा अमाउंट के हैं और घर और जमीन जो महंगे हो गई है बिकॉज ऑफ द लास्ट वेरियस LAQ एंड लैंड एक्विजिशन रूल्स के कारण जमीनों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरे अंदाज से जो अमाउंट इंक्रीज किया है वो कम है, लेकिन उन्होंने ट्राई किया है कि छोटे लोन के ऊपर एक सबवेंशन अमाउंट 4,000 4,500 करोड़ रुपए की दी है। तो मेरे अंदाज से जो छोटे लोन ले रहे हैं उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा। हर किसी का सपना होता है निरंजन जी कि अपना घर बनाए, लेकिन अपना घर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हीं के इनकम ग्रुप में अगर छोटा घर आप अफोर्ड कर पाए तो उसको उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, उनके लिए कितना आसान होने वाला है? मेरे अंदाज से अब तक वो डायरेक्शन में नहीं देख रहा हूं। मेरे अंदाज से जैसे सेपरेट मिनिस्ट्री ने उनकी पॉलिसी डिक्लेयर की है, जैसे गडकरी साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिक्लेयर किया है कि 170,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स के ऊपर। और प्रकाश जावड़ेकर साहब ने उन्होंने डिक्लेयर किया कि एनवायरमेंट में हम क्या करेंगे। हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि वेंकैया नायडू साहब भी अपने जो मिनिस्ट्री है उसकी जो स्टेप्स बजट में दिखाई है, बाकी के जो स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, जैसे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हाउसिंग को देनी है या हमें कैसे ये परमिशन ओरिएंटेड इजी करना है या रेगुलेटरी बिल को हम प्रमोशन बिल कैसे करना है, वो स्टेप्स मेरे अंदाज से मंत्रालय के पास आएंगे। तो वो बेनिफिट बाद में आएगा या डिक्लेरेशन बाद में आएगा। जी हीरानंदानी जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हर्ष मारीको हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है हर्ष जी। बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, पहला तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि पहला बजट है यूनियन गवर्नमेंट ये NDA का और टाइम कमती था उनके पास, मगर मैंने सोचा कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो गए, पर ऐसे देखे तो कुछ बड़े अनाउंसमेंट नहीं आया, जिन्हें बिग बैंग रिफॉर्म बोलते हैं, जो 91 में हम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट लाए थे। तो ऐसे रिफॉर्म अभी दिखाई नहीं दिया। मेरे हिसाब से वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। कई चीज़ पॉजिटिव है, कई चीज़ नेगेटिव नहीं बोल सकता हूँ, मगर कई चीज़ न्यूट्रल है, जो करना था वो नहीं कर पाए। एक तरीके से ऐसा लगा कि UPA का ही बजट है, क्योंकि जो UPA का पहले का सब इनिशिएटिव था वही कंटिन्यूएशन किया है, उसमें थोड़ा कुछ बदलाव किया है, मगर ज़्यादा करके वही डायरेक्शन में जा रहा है बजट। तो कुछ खास इस बजट में आपको नहीं लगा है? कुल मिला के आपका कहना है कि ये UPA के कार्यकाल में जो बजट पेश हुआ था लगभग उसी के तरीके का है, लेकिन इस बजट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगता है, ये समझाइए। एक पहला पॉजिटिव ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, वो एक पॉजिटिव है। दूसरा जी कुछ एलोकेशन किया एग्रीकल्चर के लिए, रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, एग्जीक्यूशन पे डिपेंड होगा, मगर एक तरीके से इंप्रूव होगा तो ग्रोथ इकोनॉमी में इंप्रूव हो सकता है। तीसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जरूर पड़े तो जो फूड ग्रेन रखे हैं स्टॉक में पड़े हैं गवर्नमेंट के, वो रिलीज करेंगे ताकि इन्फ्लेशन कमती हो। तो वो जो ज्यादा स्टॉक पड़ा है वो रिलीज करने से इन्फ्लेशन कमती हो सकता है। तो एक तरीके से वो भी सही है, क्योंकि कॉमन आदमी को इन्फ्लेशन से कुछ रिलीफ मिल सकती है।
जी, और आप कहीं, हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त कांग्रेस स्पोक्स पर्सन संजय झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। आपसे जानना चाहेंगे योर रिएक्शन ऑन मोदीज गवर्नमेंट फर्स्ट बजट। No, I think it is an unmitigated disaster with a capital D. देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि इनके पास साहस नहीं है। जी। ये बजट में दूरदर्शिता नहीं है। इनको मौका था, देखिए इनके पास पूर्ण बहुमत है। हमने, हमारे सरकार में गठबंधन सरकार था, उसके बावजूद हमने ढेर सारे आर्थिक सुधार लाए, परिवर्तन लाए, देश में खूब प्रगति हुआ। दुनिया भर में 10 साल के अंदर हम 7.6% जीडीपी ग्रोथ हमने मेंटेन किया। आपने देखा होगा कल के इकोनॉमिक सर्वे में कि भारत का जीडीपी 3 गुना बढ़ गया 10 साल के अंदर। लेकिन यहां पर इनके पास एक बहुत ही बड़ा मौका था, क्योंकि ये बातचीत बहुत करते हैं, लेकिन यहां पर लेबर लॉ हो या फर्टिलाइजर पॉलिसी हो या किस तरीके से ये सप्लाई साइड को और मजबूत करेंगे, नौकरी या रोजगारी के बारे में इनकी क्या नीति है। इन्होंने कहा है कि हम ये हो जाएगा, लेकिन कितना होगा, कितनी नौकरी आप देंगे भारत के युवा को। तो इनके पास मैं समझता हूं कि बहुत ही निर्बल, बहुत ही कमजोर ये बजट है। और इसीलिए इस बजट पे जिस तरीके का वजन, जिस तरीके की अपेक्षाएं लोगों में थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब भी हम आएंगे तो अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बजट को देखने के बाद बहुत निराशा हुआ है सब पर। और यहां पर तो कोई डायरेक्शन भी नहीं है। अंत में इन्होंने हमारी आलोचना की, हमारी समीक्षा की, लेकिन हमारी योजना जैसे मनरेगा हो या राइट टू एजुकेशन हो या एनआरएचएम हो जो हेल्थ के लिए था, इन पर एक अच्छा धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इन स्कीम्स को उन्होंने रद्द तो नहीं की। लेकिन अब समझते हैं कि भारत में यदि इतने गरीब लोग हैं तो सब्सिडी को, जैसे इन्होंने लोगों को बहकाने की कोशिश की कि सब्सिडी के कारण देश पीछे हो रहा है, लेकिन अभी हम मानते हैं कि भारत के जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनको सहायता देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये सरकार अब ये सच्चाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये बजट इनके लिए एक ऐतिहासिक मौका था। यदि ये लोगों पर ये बताना चाहते थे कि हम देश को बदल देंगे एक जादू की छड़ी दिखा के, तो मैं समझता हूं कि बुरी तरह ये असफल हुए हैं। तो बुरी तरह सफल हुआ ऐसा आपका कहना है। आपका ये भी कहना है कि डायरेक्शन लेस बजट है। लेकिन हमारे साथ इस डिस्कशन में कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद है। हीरा नंदानी ग्रुप के एमडी भी हैं। रियल एस्टेट के हिसाब से संजय जी अगर देखा जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये बजट काफी ज्यादा बूस्ट लेकर आएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे अंदाज से एक जो कॉम्बिनेशन है हाउसिंग पर, तो हमने सबसे पहले हमारी सरकार ने तो वादा किया था कि लो कॉस्ट हाउसिंग पर हम बहुत जिम्मेदारी के साथ उसमें तरक्की लाएंगे। तो ये भी हमारी नीतियों को लाए। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इनके लिए मुकाबला है, जेटली जी ने कहा है कि मेरा डेफिसिट 4.1% होगा जी। हमें इस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इस बजट में इन्होंने ये नहीं बताया है कि इनका रेवेन्यू सचमुच कहां से आएगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस को 22,000 करोड़ कम किए हुए हैं। और दूसरी बात, ये एक्सपेंडिचर को कट कर रहे हैं, कहां कट कर रहे हैं ये बताने के लिए तो इन्होंने कहा है कि हम सोशल सेक्टर पर एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं तो छुपा के ये जरूर करेंगे। और इनका ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है, मैं समझता हूं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के इन्होंने 60 करोड़ या 50,000 करोड़ का जो बनाया है, उसमें बिल्कुल वो नामुमकिन है। और यदि ये चाहे तो ये सस्ते में हमारे जो इतने पावरफुल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सस्ते में बेचना चाहे तो ये शायद बेचेंगे, लेकिन उसमें वही उनको काफी विरोध मिलेगा और लोग उसको नहीं मानेंगे। जी संजय जी, लेकिन आप इस बजट को देख रहे हैं ऑपोजिशन के नजरिए से, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तो बूम मिलेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आने वाले टाइम में जरूर खुलेंगी। तो कॉमन मैन बजट भी इसे जरूर कहा जा रहा है। आप इसको किस बेस के ऊपर डिनाई कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पर खुलेआम बिना हिचकिचाए हुए आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट कमजोर है, निर्बल है, इसमें कोई दूरदृष्टि नहीं है, इसमें कोई सोच नहीं है। कोई जो देखिए, आपको भी ये उम्मीद होगा सोच नहीं है ऐसा आपका कहना है। एमपी जुड़े हुए हैं हीरा नंदानी ग्रुप के, हम उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। हीरा नंदानी जी, ये बताइए कि संजय जी का कहना है कि ये किसी भी मायने में बजट ठीक नहीं है, डायरेक्शन लेस बजट है और रियल एस्टेट से भी इसको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। आप इस पर अपना क्या रिएक्शन देंगे? मेरे अंदाज से काफी सालों के बाद रियल एस्टेट के बारे में कोई वित्त मंत्री ने इतना ध्यान दिया है।
तो जैसे अपने इंटरेस्ट रेट्स जो इंटरेस्ट है डिडक्शन का उन्होंने 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए बारे में उन्होंने पैसे अलग रख दिए। उन्होंने फोकस किया है कि हाउसिंग हम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाएंगे और इतना खर्चा करेंगे। और सेपरेटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने गडकरी साहब ने भी अनाउंस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर सिटी और 20 सिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। मेरे अंदाज से एक डायरेक्शन जरूर है जी, लेकिन वो डायरेक्शन कंप्लीट है या नहीं वो समय दिखाएगा। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये डायरेक्शनलेस बजट है, क्योंकि तो आने वाले दिन में जरूर हीरानंदानी जी पता लगेगा कि वाकई इस बजट में कितना डायरेक्शन है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ बने हुए, तो उनका यही कहना है कि बजट डायरेक्शनलेस है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अच्छे दिनों का सरकार ने वादा तो जरूर किया था, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहीं ऐसे जो जानकार हैं उनका यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में बजट कुछ अच्छा भी आम आदमी के लिए जरूर ला सकता है।